जय हिंद, मैं राकेश पेसी अकेडमी से। आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह। ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह, जिसमें हम पहला डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति, अर्थात 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मील मजदूर आंदोलन। मील मजदूर आंदोलन। मील मजदूर आंदोलन। मील मजदूर आंदोलन। जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह। क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह। हालांकि जनजातीय विद्रोह वास्तव में मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास का टॉपिक है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह, इसलिए यहां पर हमने मेंशन कर दिया है जनजातीय विद्रोह। तो आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह, जिसमें से आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये 5 टॉपिक आते हैं। 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन के समय हुए विद्रोह या आंदोलन, मील मजदूर आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, क्रांतिकारी आंदोलन, किसान आंदोलन और जनजातीय विद्रोह, इसे मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। तो आज हम ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन, मील मजदूर आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, क्रांतिकारी आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय विद्रोह। तो इसमें सबसे पहले हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। तो आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक
1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यह आपका देखना है बलौदाबाजार जिला में, यह है सोना खान, बलौदाबाजार जिले में यह है सोना खान। बलौदाबाजार जिले के सोना खान में हुआ है 1856 में सोना खान का विद्रोह। सोना खान में हुआ है 1856 में, 1856 में सोना खान का विद्रोह, सोना खान का विद्रोह, सोना खान का विद्रोह, जिसके प्रणेता रहे हैं, जिसके नेतृत्व करता रहे हैं शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में 1856 में सोना खान में प्रारंभ किया गया था सोना खान विद्रोह। इसके बाद देखते हैं, यह आपका है रायपुर। रायपुर के सेना के 3री बटालियन के सैनिक मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह के द्वारा 1858 को, 18 जनवरी 1858 को रायपुर में हनुमान सिंह का विद्रोह प्रारंभ किया गया। तो रायपुर में प्रारंभ होता है 1858 को हनुमान सिंह का विद्रोह। 1858 को हुआ है, 1858 को हुआ है हनुमान सिंह का विद्रोह, हनुमान सिंह का विद्रोह, मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह का विद्रोह। इसके प्रणेता स्वयं रहे हैं हनुमान सिंह। तो रायपुर में होता है 1858 को हनुमान सिंह का विद्रोह। यह आपका देखना है आज का धर्मजयगढ़, रायगढ़ जिले के अंतर्गत आज का धर्मजयगढ़, जबकि इसका प्राचीन नाम है उदयपुर। तो यहां पर हुआ है उदयपुर का विद्रोह। यह आपका है उदयपुर, उदयपुर में हुआ है उदयपुर का विद्रोह, उदयपुर में हुआ है उदयपुर का विद्रोह। 1858 को हुआ है उदयपुर में उदयपुर का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह। और इसके प्रणेता रहे हैं शिवराज सिंह, इसके प्रणेता रहे हैं शिवराज सिंह, जो कि एक उत्तराधिकार का युद्ध था। शिवराज सिंह और अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1859 को शिवराज सिंह को काला पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया था। यही कहलाता है उदयपुर का विद्रोह। हालांकि उदयपुर जो प्राचीन नाम है उदयपुर, इसका आज का नाम है धर्मजयगढ़। एक यहां पर उदयपुर है सरगुजा जिले में, ये उदयपुर अलग है, और धर्मजयगढ़ का प्राचीन नाम है उदयपुर, ये उदयपुर अलग है। इसके बाद देखते हैं उड़ीसा में यहां पर है संबलपुर, उड़ीसा में यहां पर है संबलपुर, ये पकड़ना है संबलपुर, उड़ीसा में है संबलपुर। संबलपुर में हुआ है 1857 को, 1857 को हुआ है संबलपुर का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह। 1857 को हुआ है संबलपुर का विद्रोह, जिसके प्रणेता रहे हैं सुरेंद्र साय, इसके प्रणेता रहे हैं सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय के नेतृत्व में 1857 को उत्तराधिकार के युद्ध के कारण प्रारंभ होता है संबलपुर का विद्रोह। यह है संबलपुर, यह है संबलपुर, ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रारंभ हुए विद्रोह। यह आपका है सोहागपुर,
ये आपका है मध्य प्रदेश में सोहागपुर। सोहागपुर में हुआ है सोहागपुर का विद्रोह, सोहागपुर का विद्रोह। सोहागपुर में हुआ है सोहागपुर का विद्रोह। सोहागपुर का विद्रोह हुआ है 1857 को और इसके प्रणेता रहे हैं रंगाजी बापू। रंगाजी बापू, रंगाजी बापू के नेतृत्व में किया गया है सोहागपुर का विद्रोह, जो कि 1857 की क्रांति का एक प्रमुख विद्रोह था। तो ओवरऑल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता आंदोलन के समय हुए छत्तीसगढ़ में प्रमुख विद्रोह। यहां पर यह देखना है सोहागपुर में 1857 को हुआ है सोहागपुर का विद्रोह, इसके प्रणेता रहे हैं रंगाजी बापू। उदयपुर में 1858 को हुआ है उदयपुर का विद्रोह, प्रणेता रहे हैं शिवराज सिंह। संबलपुर में 1857 को हुआ है संबलपुर का विद्रोह, प्रणेता रहे हैं सुरेंद्र साहेब। सोनाखान में 1856 को हुआ है सोनाखान विद्रोह, प्रणेता रहे हैं शहीद वीर नारायण सिंह। रायपुर में सेना की 3री बटालियन के सैनिक मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। 18 जनवरी 1858 को सार्जेंट सिडवेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यही कहलाता है हनुमान सिंह का विद्रोह रायपुर में 1858। तो यहां पर सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोनाखान का विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोनाखान का विद्रोह। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोनाखान का विद्रोह। और सोनाखान का विद्रोह हुआ है, इसका प्रारंभ हुआ है 1856 को। ध्यान दीजिएगा, सोनाखान का विद्रोह इसका प्रारंभ होता है, सोनाखान का विद्रोह का प्रारंभ हुआ है 1856 को। सोनाखान के विद्रोह के प्रणेता या नेतृत्व करता रहे हैं शहीद वीर नारायण सिंह। शहीद वीर नारायण सिंह। और यह घटना घटित हुआ है बलौदाबाजार जिले के सोनाखान में। बलौदाबाजार जिले के सोनाखान में सोनाखान का विद्रोह जो कि हुआ है बलौदाबाजार जिले के सोनाखान में 1856 में। इसके प्रणेता रहे हैं शहीद वीर नारायण सिंह। 1856 के दौरान अकाल पड़ा था और अकाल के दौरान गरीब लोगों के पास अनाज की कमी हो गई थी। लेकिन अकाल के दौरान भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश सरकार के दमनकारी नीतियों के कारण गरीब भूखमरी के शिकार हो रहे थे, जिसके कारण शहीद वीर नारायण सिंह ने कसडोल के अनाज व्यापारी माखन लाल के गोदाम से अनाज को निकलवाया और गरीब को बांटा। उनका मुख्य उद्देश्य था कि गरीब भूखे ना मरे। एक व्यापारी जिसके पास अनाज का भंडार है और गरीब जो भूखमरी का शिकार है, इसको देखते हुए अकाल के दौरान ब्रिटिश सरकार के दमनकारी नीतियों के विरुद्ध अनाज व्यापारी माखन लाल के गोदाम से अनाज को निकालकर शहीद वीर नारायण सिंह ने गरीबों को बंटवाया। अर्थात ब्रिटिश सरकार के नजर में शहीद वीर नारायण सिंह ने अपराध किया। तो माखन लाल ने इस बात का एफआईआर करवाया कि शहीद वीर नारायण सिंह ने मेरे अनाज गोदाम के अनाज को लुटवा दिया है और गरीबों को बांट दिया है। इस कारण 2 दिसंबर 1857 को सोनाखान से शहीद वीर नारायण सिंह को कैप्टन स्मिथ ने गिरफ्तार किया और इस समय छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स सी एलियट।
जो कि है छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर। तो छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट ने शहीद वीर नारायण सिंह को सजा सुनाया, और सजा भी सुनाया फांसी की सजा, ताकि शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी दी जाए और लोगों का जो विद्रोह है वो शांत हो जाए। इसी दुर्भावना के साथ छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट ने शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी का सजा सुनाया, और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में वीर नारायण सिंह को फांसी दिया गया। इसीलिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में वीर नारायण सिंह को कहा जाता है शहीद वीर नारायण सिंह, और शहीद वीर नारायण सिंह कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के या 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद। तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं 1857 की क्रांति के अंतर्गत सोना खान का विद्रोह। सोना खान का विद्रोह के प्रणेता रहे हैं शहीद वीर नारायण सिंह। शहीद वीर नारायण सिंह, इस विद्रोह का कारण था अकाल के दौरान ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति जो गरीबों के बिल्कुल विरुद्ध थी। तो अकाल के दौरान ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था शहीद वीर नारायण सिंह के द्वारा सोना खान का विद्रोह, और इसका तात्कालिक कारण बना कसडोल के अनाज व्यापारी माखन लाल के अनाज गोदाम से अनाज लेकर गरीबों में बांटा। शहीद वीर नारायण सिंह ने माखन लाल के अनाज गोदाम से अनाज को निकालकर गरीबों में बांटा, जिस कारण इनकी गिरफ्तारी होगी शहीद वीर नारायण सिंह की। शहीद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी हुई है 2 दिसंबर 1857 को, और इनकी गिरफ्तारी हुई है सोना खान से शहीद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी होती है, और शहीद वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करते हैं कैप्टन स्मिथ के नेतृत्व में शहीद वीर नारायण सिंह को 2 दिसंबर 1857 को सोना खान से गिरफ्तार किया गया, और इन्हें सजा सुनाने का काम करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट के द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह को सजा सुनाया गया। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट के द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह को सजा भी सुनाया गया, तो फांसी की सजा सुनाई गई, और इस सजा के तहत शहीद वीर नारायण सिंह को होता है फांसी की सजा। 10 दिसंबर 1857 को शहीद वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ
स्तंभ चौक, रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दी गई। चार्ल्स इलियट के द्वारा वी नारायण सिंह को फांसी की सजा दी गई और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में वी नारायण सिंह को फांसी दी गई। इसीलिए वी नारायण सिंह कहलाते हैं शहीद वी नारायण सिंह, अर्थात छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद। इसलिए शहीद वी नारायण सिंह, शहीद वी नारायण सिंह कहलाते हैं छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद, इन्हें कहा जाता है छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद। ध्यान दीजिएगा। तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं सोना खान में हुआ है 1856 में शहीद वी नारायण सिंह के नेतृत्व में सोना खान का विद्रोह। इसका प्रारंभ हुआ 1856 में। प्रणेता रहे हैं शहीद वी नारायण सिंह। विरोध रहा है अकाल के दौरान ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध। कारण बना कसडोल के अनाज व्यापारी माखन लाल के अनाज गोदाम से अनाज लेकर गरीबों में बांटा गया, जिसके तहत कैप्टन स्मिथ ने सोना खान से 2 दिसंबर 1857 को शहीद वी नारायण सिंह को गिरफ्तार किया और इन्हें सजा सुनाने काम किए हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट ने। इसके तहत 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में वी नारायण सिंह को फांसी दिया गया। इसलिए शहीद वी नारायण सिंह कहलाते हैं छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं संबलपुर का विद्रोह। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में संबलपुर का विद्रोह। संबलपुर का विद्रोह। संबलपुर का विद्रोह अगला है संबलपुर का विद्रोह, जो प्रारंभ हुआ है 1857 को और इसके प्रणेता रहे हैं सुरेंद्र साय। संबलपुर में उत्तराधिकार के कारण उत्तराधिकार का युद्ध होता है जो कहलाता है संबलपुर का विद्रोह और इसके प्रणेता रहते हैं सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय का साथ देते हैं शहीद वी नारायण सिंह के सुपुत्र गोविंद सिंह। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से संबलपुर का विद्रोह प्रारंभ होता है। संबलपुर का विद्रोह प्रारंभ होता है 1857 को और इसके प्रणेता रहते हैं, नेतृत्व करता रहते हैं सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय संबलपुर के विद्रोह के प्रणेता रहते हैं सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय के सहयोगी बनते हैं इस विद्रोह में। सुरेंद्र साय के सहयोगी बनते हैं वी नारायण सिंह के सुपुत्र गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जो कि है वी नारायण सिंह के पुत्र, वीर नारायण सिंह के पुत्र, शहीद वी नारायण सिंह के पुत्र गोविंद सिंह सुरेंद्र साय के संबलपुर के विद्रोह के सहयोगी बनते हैं और यह विद्रोह प्रारंभ होता है उत्तराधिकार के कारण। इस विद्रोह का प्रारंभ होता है उत्तराधिकार के कारण। उत्तराधिकार का युद्ध अर्थात यह है उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध यह है उत्तराधिकार का युद्ध। ध्यान दीजिएगा। संबलपुर का विद्रोह 1857 यह है उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार के कारण संबलपुर का विद्रोह प्रारंभ होता है कि राजा शासक
कौन बनेगा। सुरेंद्र साय चाहते हैं कि शासक मैं बनूं, इसी कारण प्रारंभ होता है सुरेंद्र साय के नेतृत्व में संबलपुर का विद्रोह। हालांकि यहां पर वास्तव रूप में ही शासक बनने के योग्य थे और शासक बनने के उत्तराधिकारी भी थे सुरेंद्र साय, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती थी। इसी कारण प्रारंभ होता है सुरेंद्र साय के नेतृत्व में संबलपुर का, सुरेंद्र साय के नेतृत्व में प्रारंभ होता है उत्तराधिकार का युद्ध 1857 को, जो कहलाता है संबलपुर का विद्रोह। क्योंकि सुरेंद्र साय संबलपुर के शासक बनने के उत्तराधिकारी थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें शासक बनने नहीं दिया जा रहा था। इसी कारण सुरेंद्र साय के नेतृत्व में प्रारंभ होता है उत्तराधिकार का युद्ध, जो कहलाता है संबलपुर का विद्रोह। और इसके बाद सुरेंद्र साय को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनकी हो जाती है गिरफ्तारी, और गिरफ्तार करके इन्हें हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में कैद कर दिया जाता है। 1857 को ही इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और हजारीबाग जेल में कैद कर दिया जाता है। सुरेंद्र साय को हजारीबाग जेल में कैद कर दिया जाता है, हजारीबाग जेल में कैद कर दिया जाता है 1857 को। लेकिन सुरेंद्र साय हजारीबाग जेल, जो कि झारखंड में स्थित है, यहां से भागने में फरार हो जाते हैं। सुरेंद्र साय जेल से फरार हो जाते हैं, जेल से फरार हो जाते हैं, हजारीबाग जेल से फरार हो जाते हैं 31 अक्टूबर 1857 को। 31 अक्टूबर 1857 को सुरेंद्र साय हजारीबाग जेल से फरार हो जाते हैं, हजारीबाग जेल से, हजारीबाग जेल से फरार हो जाते हैं। लेकिन इनकी पुनः गिरफ्तारी हो जाती है 1864 में। इनकी पुनः गिरफ्तारी होती है, इनकी पुनः गिरफ्तारी होती है 23 जनवरी 1864 को, और इन्हें अब कैद किया जाता है मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में। असीरगढ़ किले में इन्हें कैद किया जाता है, और यही रहते हुए 20 साल बाद 1884 को इनकी होती है मृत्यु। इसी जेल में रहते हुए 1864 के 20 साल बाद, अर्थात 1884 को असीरगढ़ किले में ही होती है सुरेंद्र साय की मृत्यु। असीरगढ़ किले में सजा काटते हुए सुरेंद्र साय की होती है 1884 में मृत्यु। तो ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में कहलाते हैं छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम शहीद। सुरेंद्र साय को कहा जाता है, सुरेंद्र साय को छत्तीसगढ़ के इतिहास में कहा जाता है छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम शहीद। और प्रथम शहीद कहलाते हैं शहीद वी नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कहलाते हैं शहीद वी नारायण सिंह, तथा छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम शहीद कहलाते हैं सुरेंद्र साय। तो इस प्रकार से सुरेंद्र साय के नेतृत्व में 1857 को उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है, जो कहलाता है संबलपुर का विद्रोह। इसमें सुरेंद्र साय के सहयोगी होते हैं वी नारायण सिंह के पुत्र गोविंद सिंह। इसके तहत 1857 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सुरेंद्र साय को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन 31 अक्टूबर 1857 को सुरेंद्र साय हजारीबाग जेल से फरार हो जाते हैं। पुनः इनकी गिरफ्तारी होती है 23 जनवरी 1864 को, और इन्हें मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में कैद कर दिया जाता है, और यहीं रहते हुए 20 साल बाद 1884 को असीरगढ़ किले में सुरेंद्र साय की मृत्यु हो जाती है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में कहलाते हैं छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम शहीद। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रायपुर में हुआ 1858 को हनुमान सिंह का विद्रोह। ध्यान दीजिएगा,
अगला है हनुमान सिंह का विद्रोह। देखिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं हनुमान सिंह का विद्रोह। हनुमान सिंह का विद्रोह। हनुमान सिंह का विद्रोह यह प्रारंभ हुआ है 1858, 18 जनवरी 1858, ध्यान दीजिएगा 18 जनवरी 1858 को प्रारंभ हुआ है हनुमान सिंह का विद्रोह। हनुमान सिंह का विद्रोह यह प्रारंभ होता है 18 जनवरी 1858 और इसका समापन होता है, इस विद्रोह का समापन होता है 22 जनवरी 1858 को। हनुमान सिंह के विद्रोह के प्रणेता है, जैसा कि इसमें नाम से ही क्लियर है, हनुमान सिंह। हनुमान सिंह जो कि रायपुर स्थित सेना की 3री बटालियन के सैनिक थे और इन्हीं के पद का नाम है मैगजीन लश्कर। तो इनके पद का नाम है मैगजीन लश्कर, अर्थात मैगजीन लश्कर, मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह। मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह इसके प्रणेता है मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह। हनुमान सिंह दुर्ग जिले के रहने वाले थे। हनुमान सिंह दुर्ग के बैंसवाड़ा राजपूत थे। हनुमान सिंह का निवास स्थल है दुर्ग, तो ये दुर्ग के बैंसवाड़ा, ये दुर्ग के बैंसवाड़ा राजपूत थे। दुर्ग के बैंसवाड़ा राजपूत मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह के नेतृत्व में हनुमान सिंह का विद्रोह रायपुर के 3री बटालियन से प्रारंभ किया गया था। इनके पद का नाम है मैगजीन लश्कर, मैगजीन लश्कर। हनुमान सिंह के पद का नाम है मैगजीन लश्कर। मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह का विद्रोह। हनुमान सिंह का विद्रोह 18 जनवरी 1858। स्थान था रायपुर स्थित, रायपुर स्थित सेना के 3री बटालियन। इनका विद्रोह रायपुर स्थित सेना के 3री बटालियन में किया गया, अर्थात ये जो सैनिक थे, अर्थात हनुमान सिंह सैनिक थे, रायपुर स्थित सेना के 3री बटालियन के सैनिक थे हनुमान सिंह। अर्थात रायपुर स्थित सेना के 3री बटालियन में ही इनका विद्रोह 18 जनवरी 1858 को किया गया। मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह के द्वारा रायपुर स्थित सेना के 3री बटालियन में सार्जेंट सिडवेल की 18 जनवरी 1858 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इनके साथ कुल 17 सहयोगी भी थे। 18 जनवरी 1858 को 17 सहयोगी को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है हनुमान सिंह को छोड़कर, और 22 जनवरी 1858 को समस्त 17 सहयोगों को फांसी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से वास्तविक घटना जो यहां घटित हुआ है 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह के द्वारा सार्जेंट सिडवेल की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यहां पर हनुमान सिंह का सहयोग दिया था इनके 17 सहयोगी। तो 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह के 17 सहयोगी
गिरफ्तार हो जाते हैं। इसी दिन इनके 17 सहयोगी गिरफ्तार हो जाते हैं और 22 जनवरी 1858 को 17 सहयोगियों को हो जाती है फांसी। 17 सहयोगियों को हो जाती है फांसी। 22 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह के 17 सहयोगियों को हो जाती है फांसी। तो इस प्रकार से हनुमान सिंह जो कि रायपुर स्थित सेना के 3री बटालियन के सैनिक थे, मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह, ये कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे। हनुमान सिंह कहलाते हैं, हनुमान सिंह छत्तीसगढ़ के इतिहास में कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे। ये कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे। तो मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह के द्वारा 18 जनवरी 1858 को सार्जेंट सिडवेल की अपने 17 सहयोगियों के साथ गोली मारकर हत्या कर दी गई। 18 जनवरी 1858 को इनके 17 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 22 जनवरी 1858 को इनके 17 सहयोगियों को फांसी दे दी गई। यही घटना कहलाती है छत्तीसगढ़ के इतिहास में हनुमान सिंह का विद्रोह 18 जनवरी 1858। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं उदयपुर का विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, 1858 की अगली घटना है उदयपुर का विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, अगली घटना है उदयपुर का विद्रोह। उदयपुर का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह ये प्रारंभ होता है 1858 को। उदयपुर का विद्रोह प्रारंभ होता है 1858 को। उदयपुर के विद्रोह के प्रणेता या नेतृत्वकर्ता होते हैं शिवराज सिंह, शिवराज सिंह। और यह विद्रोह भी होता है उत्तराधिकार के युद्ध के कारण, क्योंकि यहां पर शिवराज सिंह उदयपुर के शासक बनना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें उदयपुर का शासक बनने नहीं दिया जाता है। अर्थात इस विद्रोह का भी कारण होता है उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध। यह भी एक था उत्तराधिकार का युद्ध। अंततः शिवराज सिंह को ब्रिटिश सरकार के द्वारा काला पानी का सजा दिया जाता है 1859 में। इन्हें 1859 में काला पानी का सजा मिलता है और इन्हें अंडमान भेज दिया जाता है। इन्हें सजा 1859 को मिलता है काला पानी का सजा, काला पानी की सजा इन्हें मिलती है, काला पानी की सजा, और इन्हें अंडमान भेज दिया जाता है, अंडमान भेज दिया जाता है। तो उदयपुर का विद्रोह 1858 को प्रारंभ होता है। इसके प्रणेता होते हैं शिवराज सिंह। यह भी एक था उत्तराधिकार का युद्ध। अंततः ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1859 में शिवराज सिंह को काला पानी का सजा देकर अंडमान भेज दिया जाता है। और अंतिम है सोहागपुर का विद्रोह। इसके प्रारंभ करता है, नेतृत्व करता है रंगाजी बापू। यह भी एक उत्तराधिकार का विद्रोह था। रंगाजी बापू के नेतृत्व में 1857 को सोहागपुर में प्रारंभ होता है सोहागपुर का विद्रोह। तो यहां पर हमने डिस्कस किया 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह में अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं मील मजदूर आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं मील मजदूर आंदोलन। अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं मील मजदूर आंदोलन। ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं मील मजदूर आंदोलन।
मिल मजदूर आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। यह आपका है बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। देखिएगा, हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं मिल मजदूर आंदोलन। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर प्यारे लाल सिंह के नेतृत्व में 3 मजदूर आंदोलन चलाए गए हैं और तीनों का ही सेंटर पॉइंट था राजनांदगांव स्थित, राजनांदगांव, यह है राजनांदगांव, यह आपका है राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल, राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। बंगाल नागपुर कॉटन मिल में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में 3 बार मिल मजदूर आंदोलन चलाए गए हैं, अर्थात सेंटर पॉइंट था बीएनसी मिल, राजनांदगांव। और प्रणेता थे मिल मजदूर आंदोलन के प्रणेता थे, मिल मजदूर आंदोलन के प्रणेता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में बीएनसी मिल राजनांदगांव में 3 बार मिल मजदूर आंदोलन चलाए गए, अर्थात इसका स्थान था बीएनसी मिल राजनांदगांव, बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव, बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव। बंगाल नागपुर कॉटन मिल में 3 बार हुआ है मिल मजदूर आंदोलन, यहां पर हुआ है 3 बार मिल मजदूर आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में। पहला मिल मजदूर आंदोलन हुआ है 1920 में, दूसरा मिल मजदूर आंदोलन हुआ है 1924 में और तीसरा मिल मजदूर आंदोलन हुआ है 1937 में। ध्यान देगा, मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन। हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं 3 मिल मजदूर आंदोलन। मिल मजदूर आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? मिल मजदूर आंदोलन के होने का कारण क्या था? मिल मजदूर होने का कारण क्या था? आगे है, यह है बीएनसी मिल राजनांदगांव, यह आपका है बीएनसी मिल, बीएनसी मिल राजनांदगांव, यह है बीएनसी मिल राजनांदगांव, यह है राजनांदगांव, राजनांदगांव स्थित है बीएनसी मिल। कारण क्या था और अंततः परिणाम क्या हुआ? यहां पर 3 मिल मजदूर आंदोलन को हम डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला है प्रथम मिल मजदूर आंदोलन, प्रथम मिल मजदूर आंदोलन
पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला मील मजदूर आंदोलन। इसका प्रारंभ हुआ है ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में 1920 में। 1920 के दौरान यहां पर बीएनसी मिल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अर्थात ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में ही या ब्रिटिश सरकार के पावर के ही कारण बीएनसी मिल में मजदूरों से अधिक समय तक काम लिया जा रहा था। तो जब बीएनसी मिल में, राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल में 1920 के दौरान मजदूरों से अधिक समय तक काम लिया जा रहा था, इसी के विरोध में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में पहला मील मजदूर आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया। तो पहला मील मजदूर आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ है। इसका कारण था मजदूरों से अधिक समय तक काम लिया जाना, मजदूरों से अधिक समय तक काम लिया जाना, मजदूरों से अधिक समय तक काम लिए जाने के विरोध में प्रारंभ होता है 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में प्रथम मील मजदूर आंदोलन। और इसका परिणाम हुआ कि वी गिरी जो भारत स्वतंत्र होने के बाद बनते हैं भारत के राष्ट्रपति, ये आए थे मजदूर का पक्ष रखने के लिए। तो वी गिरी ने, जो बनेंगे आगे जाकर भारत के राष्ट्रपति, यही भारत स्वतंत्र होने के बाद वी गिरी आगे जाकर बनेंगे भारत के राष्ट्रपति। वी गिरी ने मजदूरों का पक्ष रखा, वी गिरी ने मजदूरों का पक्ष रखा था। वी गिरी जो आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, वी गिरी ये आगे जाके बनेंगे भारत के राष्ट्रपति। इन्होंने 1920 में मजदूरों का पक्ष रखा था और ये प्रथम मील मजदूर आंदोलन चला था 36 दिनों तक। यह आंदोलन चला था 36 दिनों तक। तो यह हमने डिस्कस किया प्रथम मील मजदूर आंदोलन। दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्वितीय मील मजदूर आंदोलन। द्वितीय मील मजदूर आंदोलन, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्वितीय मील मजदूर आंदोलन। यह हुआ है 1924 को। दूसरा मील मजदूर आंदोलन हुआ है 1924 को। मजदूरों पर दमनकारी नीति आरोपित की जा रही थी। कारण था मजदूरों पर दमनकारी नीति। इसका कारण था मजदूरों पर दमनकारी नीति, मजदूरों पर दमनकारी नीति आरोपित की जा रही थी, जिसके विरोध में 1924 को ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में बीएनसी मिल राजनांदगांव में दूसरा मील मजदूर आंदोलन प्रारंभ किया गया 1924 में, जिसके कारण बीएनसी मिल ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह को ही मिल से बाहर कर दिया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को का मिल से, बीएनसी मिल से निष्कासन हो गया और इसी दूसरे मील मजदूर आंदोलन का प्रभाव था कि अंततः मजदूरों की बात समझने के लिए जैक्सन आयोग का गठन किया गया। दूसरे मील मजदूर आंदोलन में मजदूरों के पक्ष को समझने के लिए जैक्सन आयोग का गठन किया गया। हालांकि इसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह को मिल से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद अंततः होता है तीसरा मील मजदूर आंदोलन, तृतीय मील मजदूर आंदोलन। अगला होता है तीसरा मील मजदूर आंदोलन। यह होता है 1937 को।
यह होता है 1937 को। इसका वास्तविक कारण था मजदूरों के वेतन में कटौती। तो मजदूरों के वेतन में कटौती के कारण 1937 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में होता है तृतीय मिल मजदूर आंदोलन। मजदूरों के वेतन में कटौती, मजदूरों के वेतन में कटौती, मजदूरों के वेतन में कटौती के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में 1937 में बीएनसी मिल में प्रारंभ होता है तीसरा मिल मजदूर आंदोलन, और अंततः इसका परिणाम होता है कि वेतन में कटौती बंद कर दी जाती है तथा ठाकुर प्यारेलाल सिंह को फिर से मिल में वापसी हो जाती है। ठाकुर प्यारे लाल सिंह की मिल में होती है वापसी। तो यह है छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह के अंतर्गत 3 मिल मजदूर आंदोलन। तीनों मिल मजदूर आंदोलन का संकेंद्रण केंद्र रहा है बीएनसी मिल, राजनांदगांव, और तीनों के ही प्रणेता रहे हैं, नेतृत्व करता रहे हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव के बीएनसी मिल में 3 मिल मजदूर आंदोलन चलाए गए। पहला मिल मजदूर आंदोलन, दूसरा मिल मजदूर आंदोलन, तीसरा मिल मजदूर आंदोलन। पहला मिल मजदूर आंदोलन हुआ है 1920 में, दूसरा 1924 में, तीसरा 1937 में। पहले का कारण था मजदूरों से अधिक समय तक काम लिया जाना, दूसरे का कारण था मजदूरों पर दमनकारी नीति, और तीसरे कारण था मजदूरों के वेतन में कटौती। पहले मिल मजदूर आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि वीवी गिरी, जो आगे जाकर भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, ने मजदूरों का पक्ष रखा था और पहला मिल मजदूर आंदोलन कुल 36 दिनों तक चला था। दूसरा मिल मजदूर आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह को निष्कासित कर दिया गया तथा मजदूरों के पक्ष को समझने के लिए जैक्सन आयोग का गठन किया गया था। तीसरे मिल मजदूर आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह की मिल में वापसी हो गई। तो ये हमने डिस्कस किया 1920, 1924, 1930, 1937, 1920, 1924, 1937 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में किया गया 3 मिल मजदूर आंदोलन। ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह के अंतर्गत आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जंगल सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार के द्वारा वन नीति लाई गई। वन नीति का मुख्य उद्देश्य था जंगलों को, वनों को आरक्षित करना ताकि अवैध कटाई को रोकी जा सके। वन नीति के तहत वनों को आरक्षित किया गया, जिसका सीधा मतलब था कि वनों की अवैध कटाई तथा पशुओं की चराई को रोका जा सके। लेकिन छत्तीसगढ़ के वासियों के द्वारा इसका विरोध किया गया और इसी के तहत प्रारंभ होता है जंगल सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह के अंतर्गत जंगल सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार के द्वारा वन नीति लाई गई। वन नीति के तहत जंगलों को, वनों को आरक्षित किया गया तथा अवैध कटाई एवं चराई को, पशुओं की चराई को रोका जा सके, इसलिए लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वन नीति, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन या सत्याग्रह चलता है इसे ही कहा जाता है जंगल सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह है छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह आपका है दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग। दुर्ग में है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर,
बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। तो आगे हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह का मुख्य कारण था वन नीति के तहत, वन नीति के तहत वनों को आरक्षित करना, वनों को आरक्षित करना अर्थात जंगलों को आरक्षित करना, ताकि अवैध वनों की कटाई, वनों की अवैध कटाई, ताकि वनों की अवैध कटाई, वनों की अवैध कटाई व पशुओं की चराई, पशुओं की चराई, आरक्षित वनों में पशुओं की चराई रोकी जा सके, रोकी जा सके। इसी उद्देश्य के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वन नीति लाया गया। तो वन नीति के तहत वनों को आरक्षित किया गया ताकि वनों की अवैध कटाई एवं पशुओं की चराई को रोकी जा सके। इसी के विरोध में छत्तीसगढ़ के वासियों के द्वारा समय समय पर वन नीति के विरोध में जंगल सत्याग्रह चलाया गया है। इसे हम कहते हैं जंगल सत्याग्रह। अर्थात जंगल में एकाधिराज हो जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसी के विरोध में जो सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के वासियों के द्वारा चलाया गया है, इसे ही कहा जाता है जंगल सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखते हैं जंगल सत्याग्रह में यह आपका है सिहावा, यह देखना है सिहावा, सिहावा। यहां पर है गट्टा सिल्ली, सिहावा ये आपका है गट्टा सिल्ली, सिहावा ये आपका है गट्टा सिल्ली, गट्टा सिल्ली, सिहावा गट्टा सिल्ली। और धमतरी में ही पकड़ना है रुद्री नवा गांव, रुद्री नवा गांव, रुद्री नवा गांव, सिहावा गट्टा सिल्ली, रुद्री नवा गांव। यह आपका पकड़ना है दुर्ग में, दुर्ग में देखना है पोड़ी मोहवाना, इसका नाम है पोड़ी मोहवाना, पोड़ी मोहवाना, पोड़ी मोहवाना, पोड़ी मोहवाना, पोड़ी मोहवाना। यह आपका है पोड़ी मोहवाना, पोड़ी मोहवाना। इस जगह का नाम है दुर्ग में पोड़ी मोहवाना। दुर्ग में देखना है पोड़ी मोहवाना, पोड़ी मोहवाना। और बिलासपुर में पकड़ना है ये आपका है पोड़ी, बिलासपुर जिले में पकड़ना है ये है पोड़ी। ये आपका है कोरबा जिले में, कोरबा जिले में बांधा खार, बांधा खार, बांधा खार, बांधा खार। यहां देखना है राजनाथ, ये आपका है महासमुंद में, ये आपका है तमोरा, तमोरा। ये आपका है लफरा, तमोरा, और ये आपका है लफरा, तमोरा लफरा। सिहावा गटासिल्ली, रुद्री नवा गांव, तमोरा लफरा। दुर्ग जिले में है पोड़ी मोहवाना, और पोड़ी है बिलासपुर जिले में बांधा खार। राजनांदगांव जिले में यह है बद्रा टोला, बद्रा टोला, बद्रा टोला। राजनांदगांव जिले में यह पकड़ना है बद्रा टोला। तो इन सभी स्थानों पर समय समय पर हुआ है जंगल सत्याग्रह। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए वन नीति
के विरोध में छत्तीसगढ़ के वासियों के द्वारा समय समय पर किया गया है जंगल सत्याग्रह। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वन नीति के तहत वनों को आरक्षित किया गया ताकि वनों की अवैध कटाई रोकी जा सके तथा पशुओं की चराई को रोकी जा सके। इसी के विरोध में छत्तीसगढ़ के वासियों के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह को ही कहा जाता है जंगल सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा, सिहावा में हुआ है जंगल सत्याग्रह, सिहावा में हुआ है जंगल सत्याग्रह, यह पकड़ना है सिहावा। सिहावा में जंगल सत्याग्रह हुआ है 1922 को, 1922 को सिहावा में हुआ है जंगल सत्याग्रह। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नारायण राव मेघावाले। ध्यान दीजिएगा, 1922 में वन नीति के विरोध में सिहावा में प्रारंभ किया गया सिहावा जंगल सत्याग्रह, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले। इसके अतिरिक्त यहां पर देखते हैं, यह आपका बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह, बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह के प्रणेता रहे हैं। बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ है 1939 को और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे रामदीन गोड़। ध्यान दीजिएगा, रामदीन गोड़ के नेतृत्व में वन नीति के द्वारा वनों को आरक्षित करने के विरोध में 1939 को बद्रा टोला से प्रारंभ किया गया बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह। इसके अतिरिक्त तमोरा, लफड़ा, गट्टासिल्ली, रुद्री नवागांव, पोड़ी महुआना, पोड़ी तथा बांधाकार, ये सभी के सभी हुए हैं 1930 के जंगल सत्याग्रह। ये बाकी हुआ है 1930 में। ध्यान दीजिएगा, ये बाकी जो जंगल सत्याग्रह हुआ है ये हुआ है 1930 में। 1930 के जंगल सत्याग्रह है तमोरा जंगल सत्याग्रह, लफड़ा जंगल सत्याग्रह, गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, पोड़ी महुआना जंगल सत्याग्रह, पोड़ी जंगल सत्याग्रह, बांधाकार जंगल सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा, यहां पर तमोरा जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्व करता है यति यतनलाल तथा शंकर राव गनौद वाले तथा यतनलाल के नेतृत्व में तमोरा सत्याग्रह का प्रारंभ 1930 में किया गया। 1930 में यतनलाल तथा शंकर राव गनौद वाले के नेतृत्व में तमोरा जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। इसका भी उद्देश्य था वन नीति का विरोध करना। आगे है लफड़ा जंगल सत्याग्रह। लफड़ा जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्व करता रहे हैं अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में 1930 को लफड़ा जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। इसका भी उद्देश्य था वन नीति के तहत वनों को आरक्षित करने का विरोध करना। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं गट्टासिल्ली। ये आपका है गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह। इसके प्रमुख नेतृत्व करता थे, ये दोनों कॉमन थे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ध्यान दीजिएगा, गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्व करता थे
छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नारायण राव मेघावाले तथा नथुलाल जगताप, ये तीन थे गटासिल्ली जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता। 1930 में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथुलाल जगताप के द्वारा गटासिल्ली जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि वन नीति के तहत जो पशुओं की चराई को रोकी गई थी, इसी के तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा गटासिल्ली में जो पशु अवैध चराई कर रहे थे उन्हें पकड़ा गया और गटासिल्ली के कांजी हाउस में डाल दिया गया, जिसके विरोध में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले तथा नथुलाल जगताप के द्वारा गटासिल्ली से प्रारंभ किया गया गटासिल्ली जंगल सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार के द्वारा पशुओं को अवैध चराई के कारण पकड़ा गया और पकड़ के गटासिल्ली के कांजी हाउस में डाल दिया गया। इसी के विरोध में 1930 में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले तथा नथुलाल जगताप के द्वारा गटासिल्ली जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। इसके बाद आगे देखते हैं रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता थे सिर्फ और सिर्फ बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इसके नेतृत्वकर्ता थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इसके नेतृत्वकर्ता थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इसका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि वन नीति के द्वारा जो वनों को आरक्षित किया गया है, इसका विरोध प्रकट करना। ध्यान दीजिएगा, आगे है पोड़ी महुआना जंगल सत्याग्रह। यह भी प्रारंभ होता है 1930 को। पोड़ी महुआना जंगल सत्याग्रह, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे नरसिंह अग्रवाल के द्वारा 1930 को वन नीति के विरोध में पोड़ी महुआना दुर्ग जिले के पोड़ी महुआना से प्रारंभ किया गया पोड़ी महुआना जंगल सत्याग्रह। बिलासपुर में स्थित है पोड़ी। बिलासपुर के पोड़ी से रामाधर दुबे के नेतृत्व में 1930 में बिलासपुर के पोड़ी से प्रारंभ किया गया वन नीति के विरोध में पोड़ी जंगल सत्याग्रह। इसके बाद अंतिम है बांधाखार, कोरबा जिले में बांधाखार। तो बांधाखार से प्रारंभ होता है, बांधाखार से प्रारंभ हुआ मनोहर शुक्ल के द्वारा। बांधाखार में मनोहर शुक्ल के नेतृत्व में 1930 में प्रारंभ होता है बांधाखार जंगल सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा, सिहावा में 1922 को वन नीति के विरोध में पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले के द्वारा प्रारंभ होता है सिहावा जंगल सत्याग्रह। 1930 को गटासिल्ली से प्रारंभ होता है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथुलाल जगताप के द्वारा गटासिल्ली जंगल सत्याग्रह। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में रुद्री नवागांव से प्रारंभ होता है 1930 को रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। यति यतनलाल शंकर राव गनोदवाले के नेतृत्व में 1930 को प्रारंभ होता है तमोरा जंगल सत्याग्रह। अरिमर्दन के नेतृत्व में 1930 को प्रारंभ होता है लफरा जंगल सत्याग्रह। नरसिंह अग्रवाल के नेतृत्व में 1930 को प्रारंभ होता है पोड़ी महुआना जंगल सत्याग्रह। रामाधर दुबे के नेतृत्व में प्रारंभ होता है पोड़ी जंगल सत्याग्रह। मनोहर शुक्ल के नेतृत्व में 1930 को प्रारंभ होता है बांधाखार जंगल सत्याग्रह। 1939 को रामधीन गौड़ के नेतृत्व में राजनांदगांव जिले के बद्रा टोला से प्रारंभ होता है बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह।
यहां पर यह है पौड़ी महुआना जंगल सत्याग्रह। पौड़ी महुआना जंगल सत्याग्रह 1930 की घटना है। इसकी वास्तविक तिथि है 24 जुलाई 1930। 24 जुलाई 1930 को नरसिंह अग्रवाल के नेतृत्व में पौड़ी महुआना जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ किया जाता है। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व करता है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ध्यान दीजिएगा, 22 अगस्त 1930 को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ किया जाता है और इस जंगल सत्याग्रह में हिंसक रूप धारण कर लेता है और यहां पर रूलू नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह वास्तव में हिंसक रूप धारण कर लेता है। यह हिंसक रूप धारण कर लेता है और यहां पर रूलू नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रूलू नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तमोरा जंगल सत्याग्रह, इसकी वास्तविक तिथि है 9 सितंबर 1930। तमोरा जंगल सत्याग्रह में दयावती नामक एक बालिका के द्वारा रेंजर को थप्पड़ मारा जाता है। समझिएगा, तमोरा जंगल सत्याग्रह में दयावती नामक एक बालिका के द्वारा रेंजर को दयावती नामक बालिका के द्वारा रेंजर को थप्पड़ मारा जाता है, तमाचा मारा जाता है, तमाचा मारा जाता है। इसी कारण तमोरा जंगल सत्याग्रह को हम कहते हैं। इसमें प्रसिद्ध है कहानी है दयावती का शौर्य। दयावती का शौर्य प्रसिद्ध है। तमोरा जंगल सत्याग्रह में इसका प्रारंभ होता है 9 सितंबर 1930 को। इसमें दयावती नामक एक बालिका के द्वारा रेंजर को थप्पड़ मार दिया जाता है। इसी कारण तमोरा जंगल सत्याग्रह में प्रसिद्ध है दयावती का शौर्य, जिसमें दयावती के द्वारा रेंजर को तमाचा मारा गया था। ध्यान रखना है कि रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह ने हिंसक रूप धारण किया था और साथ ही साथ तमोरा जंगल सत्याग्रह ने भी हिंसक रूप धारण किया था। तो यहां पर दो जंगल सत्याग्रह है, तमोरा जंगल सत्याग्रह तथा रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। इन दोनों ने हिंसक रूप धारण किया था। तो यह हमने डिस्कस किया जंगल सत्याग्रह। वास्तव में जंगल सत्याग्रह का एकमात्र कारण था वन नीति के तहत वनों को आरक्षित करना, ताकि वनों की अवैध कटाई व पशुओं की चराई को रोकी जा सके। इसी के विरोध में छत्तीसगढ़ के वासियों के द्वारा समय समय पर जो सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया गया, इसे ही कहा जाता है जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह के बाद छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह के अंतर्गत आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी आंदोलन। देखिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी आंदोलन। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी आंदोलन। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल में है दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका है रायगढ़
कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन। तो छत्तीसगढ़ में दो क्रांतिकारी आंदोलन प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा, और दोनों हुए हैं रायपुर में। यह पकड़ना है, रायपुर से ही संचालित हुए हैं दो क्रांतिकारी आंदोलन। पहला है 1942 का रायपुर षड्यंत्र। ध्यान दीजिएगा। 1942 का रायपुर षड्यंत्र, जिसके प्रणेता थे परसराम सोनी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, अर्थात 1942 के दौरान रायपुर षड्यंत्र का प्रारंभ किया गया। रायपुर षड्यंत्र। रायपुर से दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है 1942 को ही, जिसे कहा जाता है रायपुर डायनामाइट कांड। रायपुर डायनामाइट कांड 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलख नारायण अग्रवाल, जबलपुर के रहने वाले बिलख नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में रायपुर डायनामाइट कांड का संचालन किया गया। ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1942 का पहला क्रांतिकारी आंदोलन रायपुर षड्यंत्र। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रारंभ होता है। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, परसराम सोनी के नेतृत्व में रायपुर षड्यंत्र का संचालन किया जाता है। इसका उद्देश्य था विस्फोटक सामग्री, परसराम सोनी जी का उद्देश्य था विस्फोटक सामग्री तथा बम बनाना। इसी कारण परसराम सोनी को शिवनंदन की मुखबिरी से पुलिस इंस्पेक्टर नरेंद्र सिन्हा द्वारा गिरफ्तार किया गया और अंततः परसराम सोनी जी को 7 साल की सजा हुई। लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से इन्हें 4 वर्ष में ही रिहाई मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा। रायपुर षड्यंत्र, इसका प्रारंभ होता है परसराम सोनी के नेतृत्व में 1942 को, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। रायपुर षड्यंत्र के प्रणेता है परसराम सोनी। कारण था विस्फोटक सामग्री व बम निर्माण करने की योजना, विस्फोटक सामग्री व बम निर्माण करने की योजना के तहत शिवनंदन की मुखबरी से इंस्पेक्टर नरेंद्र सिन्हा के द्वारा परसराम सोनी जी को गिरफ्तार किया गया। यहां पर पुलिस का मुखबरी था शिवनंदन। तो शिवनंदन की मुखबरी से परसराम सोनी जी को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तारी इनकी होती है 15 जुलाई 1942 को
15 जुलाई 1942 को परसराम सोनी को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार किया था इनको इंस्पेक्टर नरेंद्र सिन्हा ने। इंस्पेक्टर नरेंद्र सिन्हा ने। इंस्पेक्टर नरेंद्र सिन्हा के द्वारा 15 जुलाई 1942 को शिवनंदन की मुखबिरी पर परसराम सोनी को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि परसराम सोनी विस्फोटक सामग्री व बम निर्माण करने की योजना तैयार कर रहे थे। अंततः परसराम सोनी को होती है 7 वर्ष की सजा, लेकिन इन्हें रिहा किया जाता है 26 जून 1946 को। पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से 26 जून 1946 को 4 वर्ष की सजा के बाद पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से इन्हें रिहा किया जाता है। पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से 4 साल बाद 26 जून 1946 को परसराम सोनी को रिहा किया जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत रायपुर षड्यंत्र। 1942 को परसराम सोनी के द्वारा विस्फोटक सामग्री तथा बम निर्माण की योजना तैयार की जा रही थी। शिवनंदन की मुखबिरी पर इंस्पेक्टर नरेंद्र सिन्हा के द्वारा 15 जुलाई 1942 को परसराम सोनी को गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें 7 वर्ष की सजा हो जाती है। लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से इन्हें 26 जून 1946 को रिहा किया जाता है। तो यही है रायपुर षड्यंत्र। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रायपुर डायनामाइट कांड। ध्यान, अगला है रायपुर डायनामाइट कांड। रायपुर डायनामाइट कांड। रायपुर डायनामाइट कांड यह हुआ है 1942 को। रायपुर डायनामाइट कांड का यह घटना घटित होती है 1942 को। इसके प्रणेता थे जबलपुर के बिलख नारायण अग्रवाल। इसके प्रणेता थे बिलख नारायण अग्रवाल। बिलख नारायण अग्रवाल की योजना थी कि रायपुर जेल की दीवार को डायनामाइट से तोड़ा जाएगा। जबलपुर के बिलख नारायण अग्रवाल की योजना थी कि रायपुर जेल के दीवार को डायनामाइट से तोड़ा जाएगा और समस्त भारतीय कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ रायपुर डायनामाइट कांड का संचालन किया गया बिलख नारायण अग्रवाल। यहां पर घटना का कारण था रायपुर जेल की दीवार को डायनामाइट से तोड़कर समस्त भारतीय कैदियों को रिहा करवाना। तो इस प्रकार बिलख नारायण अग्रवाल के द्वारा रायपुर जेल की दीवार को डायनामाइट से तोड़कर समस्त भारतीय कैदियों को बाहर निकालने के लिए रायपुर डायनामाइट का संचालन 1942 में रायपुर में किया गया। क्रांतिकारी आंदोलन के बाद आगे हम छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह में डिस्कस करने जा रहे हैं किसान आंदोलन। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसान आंदोलन। ध्यान दीजिएगा।
अगला है किसान आंदोलन। देखिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग, ध्यान दीजिएगा। यह है कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह के अंतर्गत किसान आंदोलन। अगला है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में यह आपका है छुई खदान, राजनांदगांव जिले में यह आपका है छुई खदान। यह आपका पकड़ना है छुई खदान, यह है छुई खदान, छुई खदान। छुई खदान में हुआ है 1938 को छुई खदान किसान आंदोलन। छुई खदान किसान आंदोलन, छुई खदान किसान आंदोलन 1938 में हुआ है छुई खदान में, छुई खदान किसान आंदोलन, जिसके प्रणेता है समारू बरई। समारू बरई के नेतृत्व में, समारू बरई के नेतृत्व में 1938 को छुई खदान से छुई खदान किसान आंदोलन का प्रारंभ किया गया, या छुई खदान किसान सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। इसका प्रमुख नारा था कर ना पटाओ, कर ना पटाओ। इसमें प्रमुख नारा दिया गया कर ना पटाओ, अर्थात छुई खदान में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अतिरिक्त टैक्स किसानों से वसूला जा रहा था। इसी के विरोध में 1938 को समारू बरई के नेतृत्व में कर ना पटाओ का नारा देते हुए छुई खदान किसान आंदोलन का प्रारंभ किया गया। इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का बारदोली आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह। इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का बारदोली सत्याग्रह। 1938 को अतिरिक्त टैक्स के विरोध में छुई खदान से समारू बरई के नेतृत्व में छुई खदान किसान आंदोलन या छुई खदान किसान सत्याग्रह का प्रारंभ किया जाता है। इसे ही कहा जाता है छत्तीसगढ़ का बारदोली सत्याग्रह। और यहां पर प्रमुख नारा दिया गया कर ना पटाओ। ध्यान दीजिएगा, कर ना पटाओ का यहां पर नारा दिया गया। आगे देखते हैं, यह आपका है राजनांदगांव, यह पकड़ना है राजनांदगांव। राजनांदगांव से प्रारंभ होता है 1879 को बेगार विरोधी आंदोलन, बेगार विरोधी आंदोलन, बेगार विरोधी आंदोलन। बेगार का अर्थ होता है बंधुआ मजदूरी करवाना, अर्थात बाउंडेड लेबर के विरोध में, बंधुआ मजदूरी करवाने के विरोध में समस्त राजनांदगांव के किसानों के द्वारा 1879 में प्रारंभ किया जाता है बेगार विरोधी आंदोलन। यह आपका देखना है दुर्ग में 1937 को प्रारंभ होता है दुर्ग दांडी किसान आंदोलन। 1937 को दुर्ग में होता है दुर्ग दांडी किसान आंदोलन, दुर्ग दांडी किसान आंदोलन।
दुर्ग दांडी किसान आंदोलन, दुर्ग दांडी किसान आंदोलन। दुर्ग के किसानों के द्वारा 1937 में दुर्ग से पद यात्रा निकाला जाता है अतिरिक्त टैक्स के विरोध में। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए अतिरिक्त भू राजस्व कर के विरोध में दुर्ग के किसानों के द्वारा पद यात्रा निकाला जाता है, जिसे कहा जाता है 1937 का दुर्ग दांडी किसान आंदोलन। तो यह है दुर्ग का दुर्ग दांडी किसान आंदोलन, दुर्ग दांडी किसान आंदोलन। ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, यह देखना है कांकेर, यह है कांकेर। कांकेर के किसानों के द्वारा अतिरिक्त टैक्स के विरोध में, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैक्स के विरोध में 1944 में किया जाता है किसानों के द्वारा कांकेर का किसान आंदोलन, कांकेर का किसान आंदोलन, कांकेर का किसान आंदोलन। कांकेर में 1944 को होता है कांकेर का किसान आंदोलन। इसके बाद देखते हैं, यह आपका है जांजगीर चांपा जिला। यहां पर देखते हैं, यह आपका है शक्ति। 1947 में शक्ति में होता है शक्ति का किसान आंदोलन, शक्ति का किसान आंदोलन, शक्ति का किसान आंदोलन। इस समय शक्ति रियासत के शासक थे लीलाधर। इस समय शक्ति रियासत के शासक थे लीलाधर। यहां पर ये जो 1947 का शक्ति का किसान आंदोलन है, ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है जो भारत के स्वतंत्र होने के बाद हुआ। तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद छत्तीसगढ़ का पहला एकमात्र किसान आंदोलन है 1947 का शक्ति का किसान आंदोलन, जो भारत स्वतंत्र होने के बाद हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला, छत्तीसगढ़ में पहला किसान आंदोलन, स्वतंत्र भारत में छत्तीसगढ़ का पहला किसान आंदोलन, छत्तीसगढ़ का पहला किसान आंदोलन, यह है आपका शक्ति का किसान आंदोलन। और इस समय शक्ति रियासत के शासक थे लीलाधर। आगे ये देखना है कंडेल, धमतरी के कंडेल में हुआ है कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल में हुआ है कंडेल नहर सत्याग्रह। यह है 1920 की घटना। ध्यान दीजिएगा। धमतरी में सिलियारी नदी पर स्थित है मॉडम सिल्ली बांध, मॉडम सिल्ली परियोजना, तथा यहां पर महानदी पर स्थित है रुद्री परियोजना। धमतरी में महानदी पर स्थित है रुद्री परियोजना। मॉडम सिल्ली परियोजना तथा रुद्री परियोजना ये स्थित है धमतरी में। रुद्री परियोजना, ये है रुद्री परियोजना। धमतरी में रुद्री परियोजना महानदी में स्थित है, सिलियारी नदी में स्थित है मॉडम सिल्ली परियोजना। इन दोनों बांधों का निर्माण कर ब्रिटिश सरकार ने नहर निकाला और नहर को खेतों तक पहुंचाया ताकि खेतों में पानी मिल सके, किसान सिंचाई कर सके और फसल को उगा सके। फसल उगाने के बाद किसान फसल को काटता है और धान को या अनाजों को बेचता है। बेचने के बाद उसका एक भाग टैक्स के रूप में, भू राजस्व कर के रूप में ब्रिटिश सरकार को देता है। यह है टैक्स की प्रक्रिया। लेकिन यहां पर धमतरी के लोकल ब्रिटिश सरकार के द्वारा अवैध रूप से कहा गया किसानों को, धमतरी के किसानों को, कि हम आपसे मॉडर्न सिल्ली और रुद्री
बैराज के माध्यम से या बांध के माध्यम से, जो नहर के माध्यम से हम आपको पानी दे रहे हैं, उसका हम लेंगे 10 वर्षों तक सिंचाई कर लेंगे, सिंचाई टैक्स लेंगे। यह तो अवैध हुआ, क्योंकि किसानों को इस प्रकार से 2 बार टैक्स देना पड़ेगा। एक तो किसानों ने पानी लिया, नहर का पानी लिया, पानी को यूटिलाइज किया और फसल को उगाया, एक बार सिंचाई कर दिया, फिर फसल को काटने का जब बेचा जाएगा तो फिर ब्रिटिश सरकार भू राजस्व कर लेगी। तो एक ही उपज के लिए उन्हें 2 बार कर देना पड़ेगा, एक सिंचाई कर और दूसरा भू राजस्व कर, अनाजों को बेचने के बाद। तो इस प्रकार से सिंचाई कर का भारत में ब्रिटिश सरकार का कोई कानून नहीं था, अर्थात लोकल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर अवैध रूप से सिंचाई कर का 10 वर्ष का अनुबंध किया गया। तो बहुत सारे किसानों ने डर के ब्रिटिश सरकार के दबाव में टैक्स देना चालू कर दिया। लेकिन ये जब बात आई कंडेल गांव में, तो कंडेल गांव में थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव एक वकील थे। जब उनको पता चला कि यहां की सरकार के द्वारा, लोकल सरकार के द्वारा, लोकल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रुद्री बांध तथा मॉडर्न सिल्ली बांध से नहरों के माध्यम से जो पानी लाया जा रहा है, उसमें लगाया गया है 10 वर्ष का सिंचाई टैक्स, इसी के विरोध में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा कंडेल गांव से प्रारंभ किया जाता है, धमतरी के कंडेल गांव से प्रारंभ किया जाता है सितंबर 1920 को कंडेल नहर सत्याग्रह। और जैसे ये बात पता चलती है नारायण राव मेघावाले को, तो नारायण राव मेघावाले भी जुड़ जाते हैं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के साथ कंडेल नहर सत्याग्रह में। और जैसे ये बात पता चलती है पंडित सुंदरलाल शर्मा को, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा भी इस सत्याग्रह से, कंडेल नहर सत्याग्रह से जुड़ जाते हैं। तो अंततः यहां पर पंडित सुंदरलाल शर्मा भी जुड़ चुके हैं कंडेल नहर सत्याग्रह से। अब कलकत्ता में होने वाला है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 4 सितंबर 1920 को, जिसके अध्यक्ष होंगे लाला लाजपत राय। वहां पर पंडित सुंदरलाल शर्मा जाते हैं 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष है लाला लाजपत राय। पंडित सुंदरलाल शर्मा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में मिलते हैं महात्मा गांधी से और महात्मा गांधी को बताते हैं कि हमने कंडेल में प्रारंभ किया है सिंचाई टैक्स के विरोध में कंडेल नहर सत्याग्रह। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा महात्मा गांधी से निवेदन करते हैं कि महात्मा गांधी, आप हमारे छत्तीसगढ़ के धमतरी आइए कंडेल गांव में और इस सिंचाई टैक्स के विरोध में कंडेल नहर सत्याग्रह का आप समर्थन कीजिए। तो महात्मा गांधी अब पंडित सुंदरलाल शर्मा के निवेदन पर आएंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार 20 दिसंबर 1920 को रायपुर पहुंचते हैं। 20 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के निवेदन पर महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचते हैं और 21 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी धमतरी पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी का पहली बार आगमन होता है छत्तीसगढ़। 20 दिसंबर 1920 को रायपुर आते हैं और 21 दिसंबर 1920 को धमतरी आते हैं। महात्मा गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा के निवेदन पर छत्तीसगढ़ आए थे। तो इस कंडेल नहर सत्याग्रह को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का श्रेय जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को। लेकिन कंडेल नहर सत्याग्रह का प्रारंभ किया था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बनाने का श्रेय जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को। ध्यान। तो कंडेल नहर सत्याग्रह का प्रारंभ होता है सितंबर 1920 को। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता होते हैं, प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव तथा अन्य नेतृत्वकर्ता थे। इसके कंडेल नहर सत्याग्रह के अन्य नेतृत्वकर्ता थे नारायण राव मेघावाले। इसके अन्य नेतृत्वकर्ता थे नारायण राव मेघावाले
तथा इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली बनाया। कंडेल नहर सत्याग्रह को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली बनाने का श्रेय जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को। 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस का होता है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा मिलते हैं महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी को पंडित सुंदरलाल शर्मा निवेदन करते हैं कि आप छत्तीसगढ़ आइए। इसी बात पर 20 दिसंबर 1920 को पहली बार महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आते हैं और महात्मा गांधी का 20 दिसंबर 1920 को आगमन होता है रायपुर में। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ पहली बार आगमन। महात्मा गांधी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन होता है 20 दिसंबर 1920 को। महात्मा गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा के निवेदन पर छत्तीसगढ़ आते हैं और 21 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी पहुंचते हैं धमतरी। 21 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी पहुंचते हैं धमतरी के कंडेल ग्राम में। लेकिन जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चलता है कि महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ के धमतरी के कंडेल गांव में आ रहे हैं, महात्मा गांधी के तेज से महात्मा गांधी के आने के पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सिंचाई टैक्स को वापस ले लिया जाता है। तो यहां पर कंडेल नहर सत्याग्रह का प्रारंभ होने का कारण था, इसके प्रारंभ होने का कारण था सिंचाई कर 10 वर्षों तक सिंचाई कर लेना, 10 वर्षों तक सिंचाई कर लेना। और यहां पर प्रमुख बांध जिस पर नहर बनाया गया था मॉडम सिल्ली बांध है और रुद्री बैराज। मॉडम सिल्ली व रुद्री बैराज, मॉडम सिल्ली व रुद्री बांध पर बांध बनाकर सिंचाई कर लगाया गया था। सिंचाई कर 10 वर्षों के लिए लगाया गया था जो कि अवैध था। इसी के विरोध में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा कंडेल नहर सत्याग्रह का प्रारंभ सितंबर 1920 को किया गया। बाद में इस आंदोलन से जुड़ते हैं नारायण राव मेघावाले और उसके बाद जुड़ते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में होता है कलकत्ता का कांग्रेस के कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रहते हैं लाला लाजपत राय। वहां पर महात्मा गांधी को कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में पंडित सुंदरलाल शर्मा अवगत कराते हैं और महात्मा गांधी से निवेदन करते हैं कि महात्मा गांधी आप कंडेल नहर सत्याग्रह के समर्थन में छत्तीसगढ़ आइए। लेकिन महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आने के पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सिंचाई कर को वापस ले लिया जाता है। तो यही कहलाता है छत्तीसगढ़ का कंडेल नहर सत्याग्रह, जिसके प्रमुख नेतृत्व करता थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। लेकिन कंडेल नहर सत्याग्रह को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बनाने का श्रेय जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को। इसके बाद आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनजातीय विद्रोह। आगे हम ऐतिहासिक आंदोलन एवं विद्रोह के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं जनजातीय विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में जनजातीय विद्रोह।